तुम्हारे पास पैसा टेकेगा कैसे जब तुम पैसे की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पैसा रखना ही नहीं आता तो आपको शायद बुरा लग सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं टिकता, हमारे पास सेविंग क्यों नहीं होती और हमारे खर्चे इतने ज़्यादा क्यों हैं। सबसे पहली बात, पैसे की रिस्पेक्ट करो, पैसा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ये बात ऐसे लग रही है जैसे कोई सामने इंसान को हम बोलना हुआ ना, लेकिन पैसा भी रिस्पेक्ट मांगता है। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपने सामने नोटों की गठियाँ रखे उनको है ना ऐसे प्रणाम नमस्ते करना है या उनकी पाठ पूजा करनी है। मैं ऐसा करने का नहीं बोल रहा। कहने का मतलब ये है, जिस हिसाब से आपके पास मंथ एंड पे पैसा आता है उसको रिस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि उसको इज्जत दो। कहाँ कहाँ खर्चा करना है इस बात को समझो। अपनी सैलरी को, अपनी जो मंथ पे आपको चाहे कोई बिजनेस है या कुछ भी आप काम करते हो, उसके बाद आपके पास पैसा जब आता है आपकी मेहनत का, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है आपने। सबसे पहले हिस्से में आएगी 50%। जैसे मान लो अगर 30,000 आपकी सैलरी है तो 15,000 आपका होगा एक्सपेंस। कहने का मतलब उसमें आएगा आपके घर के खर्चे, आपका ट्रैवल खर्चा, रेंट हो गया, ग्रॉसरी हो गया या पेट्रोल का खर्चा, जो भी आप लगा लो, खर्चे सिर्फ 15,000 में करने हैं आपने। ये बात आप गांठ बांध लो, इसको अपने पल्ले बांध लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा हिस्सा करना है आपने 30% का। 30 में क्या करना है आपने? 30 में होगा आपका प्योर इन्वेस्टमेंट। वो कैसे करना है आपने? वो आप किसी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, आप ETF ले सकते हो या किसी स्टॉक्स में, या कोई गोल्ड और सिल्वर आप फिजिकली भी ले सकते हो, जो आपको सही लगे। तीसरा हिस्सा बनेगा आपका 20% का। उसमें क्या करना है आपने? 20% में आप वो फंड होगा जो आपका इमरजेंसी में काम आएगा। वो पैसा आपने कभी भी नहीं छेड़ना जब तक आपको कोई इमरजेंसी ना हो। सपोज करो आपकी कोई जॉब चली गई, आपके घर पे कोई इमरजेंसी हो गई, किसी को हेल्थ इशू हो गया या कुछ भी लगा लो, वो सिर्फ इमरजेंसी में छूना है, अदरवाइज वो हर महीने बढ़ता रहेगा। आपने उसको तब तक नहीं छेड़ना जब तक आपको उसकी सच में इमरजेंसी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपने कहीं पे वो 20% डाला था अपनी सेविंग में और आपको लगा कि यार इस मंथ मुझे कोई शादी आ गई है और मुझे नए कपड़े लेने हैं। वो आपने देखना है, उसको आपने निकालना है। जो आपका पहला 50% है वो उसी में खर्चा होगा, EMI भी उसी में जाएंगी। जो 30% और 20% है वो आप नहीं छूना आपने। भाई बात समझ लो, तभी आपके पास पैसा नहीं ना टिकता। इसी को बोलते हैं पैसे की रिस्पेक्ट करना। आपके दिमाग में हर महीने गधों की तरह हम काम करते हैं, लेकिन जब पैसा आता है आपके दिमाग में ये नहीं आता कि मैंने 30 दिन काम करके ये पैसा कमाया है, लेकिन आप लगाने के टाइम गूगल पे कर दिया, फोन पे कर दिया, ऐसे उड़ाते हो, कोई हिसाब नहीं रखते। फिर 15 दिन बाद जब पूरा खाता खाली हो जाता है, फिर किसी से 500 भाई जीपे कर दे, भाई पेटीएम कर दे, भाई मेरे से अगली सैलरी पे ले लेना, तुम्हारे ये बहाने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि तुमने फालतू के खर्चे बढ़ा रखे हैं, तुमने नवाबजादों वाले खर्चे कर रखे हैं, तुम औरों को देख देख के अपना बर्बाद हो रहे हो। मतलब सीधी बात बोल रहा हूँ, रील्स देख लिए, शॉर्ट्स देख लिए सिग्मा वाले, जहाँ कोई लड़का आपसे ज़्यादा कामयाब है, आपका दोस्त है, भाई क्या पता उसका फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा स्ट्रांग हो आपसे। आप अगर मिडिल क्लास हो तो आपको अपना घर देख के चलना है, किसी को कॉपी नहीं करना है और EMI ट्रैप में नहीं फंसना है। किसी ने 1.5 लाख का आईफोन कैश में ले लिया, आपने उसकी कॉपी करने के चक्कर में, अपना फ्लॉन्ट करने के चक्कर में, फ्लेक्स करने के चक्कर में आपने क्या किया? आपने जैसे 10,000 भर दिया, बाकी आपने EMI करवा ली। तो आप ये नहीं सोच रहे कि आप 2 साल के लिए बंध चुके हो और वो फ़ोन की कीमत है जो आज 1.5 लाख है, वो 3 साल बाद 50,000 भी नहीं रह जाएगी। लेकिन वही पैसा अगर आप EMI में डालते हो तो खुशी खुशी डालते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ हर महीने वही EMI का पैसा आपने आईफोन बिना लिए आप EMI को म्यूचुअल फंड में डालो, हर महीने आपने SIP करनी है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने शौक पूरे मत करो, पूरे करो, लेकिन ज़रूरी नहीं जब तक तुम फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं हो, तुम्हारे पास जॉब छोड़ के तुम फ्री हो चुके हो, तुम्हारे पास कोई टेंशन नहीं, तब इतना पैसा फ़ोन पे लगाओ। अदरवाइज पुराने से भी काम चल जाता है। वही पैसा अगर तुमने 1.5 लाख के नए फ़ोन पे लगाया, आईफोन पे, तो उसमें 30-40 हज़ार में भी पुराना ठीक ठाक आईफोन मिल जाता है, ठीक है। उसको चाहे EMI में कर दो चाहे कैश में कर दो। वैसे तो मैं EMI के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि EMI बंदे को बर्बाद ही करती है। चाहे क्रेडिट कार्ड है आपके पास, चाहे आपने किसी और बजाज या कोई भी आपने फाइनेंस करवा लिया, उस पर आप EMI भर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे, आपको लगा कि आपने फ़ोन अचीव कर लिया, पता नहीं क्या अचीव कर लिया, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं होती, वो लाइबिलिटी है। मैं अगर किस्तों पे लेना है ना कुछ, तो मैं बोलूँगा आपको गोल्ड लो, ठीक है, या सिल्वर लो, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ लो जो आगे और महंगी हो। जो लेने के बाद चीज़ सस्ती होनी शुरू हो जाए ना, वो लाइबिलिटी में आती है, एसेट्स में नहीं आती। एसेट्स में क्या आता है? जैसे आपने घर ले लिया, क्योंकि लैंड के प्राइस 10-20 साल बाद बढ़ने और बढ़ने, आपने गोल्ड ले लिया फिजिकल या डिजिटल, ठीक है, या सिल्वर ले लिया फिजिकल या डिजिटल, उसमें आपका पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रो होगा, तो उसमें लगा सकते हो। लेकिन जैसे आप EMI में घुस जाते हो, एक EMI आप क्लियर कर दिया आईफोन की, उसके बाद LED ले ली, फिर बाइक ले ली, ऐसे आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने ये चीज़ें करके देखी है, जब तक मैंने भी ये चीज़ें की थी, लेकिन मैंने 2 साल पहले ये सब छोड़ दिया। सच बात बताऊं, 20-22 साल तो बंदे को अकल ही नहीं होती कि क्या करना है क्या नहीं। 23-24 साल में उसको ठोकरें लगती हैं और 25 साल के बाद बंदे को प्रॉपर अकल आती है,
ठीक है, आज मैं 27 साल का हूं और मुझे 2 साल ही हुए हैं इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और मैं विद इन वन ईयर में मैंने 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया। ठीक है, और म्यूचुअल फंड लिए मैंने, उसमें भी मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। फिर मैंने गोल्ड लिया, ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ लिया, गोल्ड ईटीएफ लिए। ठीक है, तो आज मैं जब देखता हूँ ना तो मुझे प्राउड होता है। मैं, मेरे पे कोई बर्डन नहीं है, मुझे ये नहीं है। और मैं उसमें अभी से अगर मेरे पास कोई इमरजेंसी हो जाए ना, तो अगर मैं उनमें पैसे ना भी डालूं तो साल बाद वो ग्रो ही मिलेगा मुझे, लॉन्ग टर्म में मुझे वो ग्रो ही करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई मेरा हिसाब किताब ही नहीं है पैसे का, पैसा तो मैं पूरा महीना कमाता हूँ, जैसे सैलरी आती है उसके उस दिन हम कोई कैलकुलेशन नहीं निकालते। हम फालतू के खर्चे, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लिया, ऑनलाइन कुछ मंगा लिया, फूड ऑर्डर कर दिए, पार्टीज़ कर ली, दारू पी लिए, ये कर ले, वहाँ घूमने चले गए, वहाँ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, टोटली लॉस है। सीधी बात बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने किया है, इसीलिए मैं लाइव पोर्टफोलियो लेके बैठता हूँ। मेरे का कोई शो ऑफ नहीं है, और वैसे भी लाख 1.5 लाख, मेरे से भी ज़्यादा बड़े बड़े पोर्टफोलियो होंगे लोगों के, लेकिन जैसे मैं मिडिल क्लास हूँ, मैंने सिर्फ 1 साल में 1 से 1.5 लाख का पोर्टफोलियो अपना जनरेट किया है। तो मैंने क्या क्या तरीके अपनाए जिससे मैं वो पुराने वाले ट्रैप से निकल सका, जो शायद आप अभी उसी ट्रैप में हो, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई हवाबाजी या कोई बैठ के कोई फालतू का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैं 50% को सिर्फ अपने जो खर्चे होते थे, बिजली का बिल हो गया, सिलेंडर हो गया, मेरा ट्रैवल का खर्चा हो गया, मेरा जॉब का कुछ भी है, घर का कोई भी एक्सपेंस है, मेरा कोई भी खर्चा है, मैं 50% मेरा फिक्स था। अगर मेरा मान लो इस मंथ मेरा कोई नेक्स्ट खर्चा होना है जो एडिशनल एक्स्ट्रा होगा, जैसे कोई शादी आ गई या मुझे कहीं जाना है या घर वालों ने कुछ बोल दिया ख़राब हो गया या कुछ नया लेना है, तो मैं जैसे तैसे करके उसको 50% में रखता था। मैं 30% और 20% को मैंने आज तक नहीं छुआ है। मैं 30% पे और मेरी इन्वेस्टमेंट रहती है, उसमें ETF हैं, ठीक है, उसमें स्टॉक्स भी हैं, थोड़ा बहुत ले लेता हूँ, और म्यूचुअल फंड में भी जाती है थोड़ी बहुत SIP। ठीक है, और 20% मेरा इमरजेंसी फंड में जाता है, वो मैंने घर वालों के अकाउंट में ट्रांसफ़र रखे हैं, ताकि मेरे पास और घर वालों के पास उसका कोई एक्सेस नहीं, वो बैंक जाके ही निकलेंगे। मैंने जानबूझ के कोई उनके फ़ोन में कोई गूगल पे वगैरह नहीं इंस्टॉल किया, ना ही मैंने ATM वगैरह बनाया। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मुझे कोई दिक्कत होगी तो मुझे पता है मैं झट से ट्रांसफ़र कर लूँगा, इसीलिए मैंने वो जानबूझ के, घर वालों का सिर्फ अकाउंट बना हुआ है बैंक में, वहाँ पर पैसा वो जमा होता है। इस हिसाब से 1 साल में वो भी अच्छी खासी अमाउंट हो चुकी है। और मेरी कोई ज़्यादा, यहाँ पे मैं ढींगे नहीं हाँक रहा, मेरी कोई ज़्यादा सैलरी नहीं है, अभी मैं सिर्फ 20,000 पे काम करता हूँ लिटरली। पर मैंने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, स्किल्स को सीखना शुरू किया है। ठीक है, धीरे धीरे अभी मैं इन्वेस्टमेंट सीख रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रो नहीं हो चुका हूँ, ना ही मुझे कोई इंट्राडे आती है, ना ही यहाँ पे मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन देता हूँ, ना ही कोई मैं सट्टेबाजी प्रमोट करता हूँ। ठीक है, मेरा रास्ता प्योर इन्वेस्टिंग है, और जो भी मेरे साथ आगे जाके जुड़ेंगे वो प्योर इन्वेस्टमेंट पे ही होगा। बाकी भगवान देखेगा धीरे धीरे हम कहाँ पहुँचते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। कंसिस्टेंट हूँ मैं इस चीज़ पे। मैं हर महीने मेरी सैलरी आती है, उसमें से मैं जितना हो सके बचाने की कोशिश करता हूँ। खर्चे, लिटरली मेरे खर्चे बहुत कम हो चुके हैं। ये नहीं है मैं शौक पूरे नहीं करता, मेरा भी कभी मन होता है मूवी देखने जाए, मैं जाता हूँ, लेकिन फालतू नहीं। ऐसे नहीं कि हर महीने जाना ही है मुझे, जो चीज़ मुझे लगती है जायज़ है मैं उसी पे पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ मेरा कोई वो नहीं रहता। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसा आके ठहरे, तो पैसे की इज्जत करना शुरू करो। जैसे गधों के जैसे हम पूरा 1 मंथ काम करते हैं ना, उसके बाद हमें सैलरी मिलती है, और उसकी अगर आप सैलरी आती है उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, उसको आप एक प्रॉपर कोई सिस्टम ही नहीं है आपका भी, कहाँ कहाँ क्या क्या पैसा लगाना है मुझे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या क्या सेव करना है, तो आप गरीब ही रहोगे ना। बात बुरी लगेगी लेकिन सच्चाई है इसमें। गरीब रहना है तो देख लो, गरीब पैदा हुए हमारा कोई दोष नहीं, लेकिन गरीब मरेंगे ना, इसमें हमारा ही दोष होगा पूरा। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, फिर से लास्ट में फिर क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही सैलरी है अपना 50% घर वालों को दे दो, या खुद से खर्च करते हो दे दो एक्सपेंस के लिए, जो घर के खर्चे होते हैं। उसके बाद 30% आपने प्योर इन्वेस्टिंग करनी है, 20% आपका जाएगा इमरजेंसी फंड जो सेविंग्स होगी। ठीक है, बाकी वीडियो में कुछ आप और ऐड करना चाहो तो वीडियो में ऐड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आप कमेंट में बता सकते हो कि वीडियो, मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ। ठीक है, तो वो भी आप बता सकते हो। भाई बहुत मेहनत करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, हम जैसे नए जो इतनी हिम्मत के साथ आए हैं, हमें भी थोड़ा बहुत प्लीज़ कर सको, जितना हो सके करो। मैं ये नहीं बोलता अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ही कर दो यार, आपके लाइक्स, एक एक लाइक फ्री में है, लेकिन हमारा उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, मिलता है हमें। मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी मैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।